बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद नॉमिनेशंस की डेट करीब आ रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन में अभी तक क्लैरिटी नहीं बन पा रही है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा। बयानों में कभी हर संशय के बाद एक सफाई आती है, तो अगले ही पल एक शायरी पोस्ट कर नाराजगी भी जाहिर कर दी जाती है। अब चुनाव की एक डेट आ चुकी है, तो चुनाव तो उसी दिन होंगे, ये तो तय है। ऐसे में ये तो क्लियर है ही कि कोई ना कोई रास्ता भी ये दल आपस में निकाल ही लेंगे। उम्मीद है कि सब ठीक होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया जब वो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। कुशवाहा ने कहा, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। एनडीए में लिए जा रहे निर्णयों पर कुछ विचार मंथन करने की जरूरत है। मैं इसी पर बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं। फिर खबर आई कि उम्मीदों के साथ अमित शाह के आवास पर जा रहे उपेंद्र कुशवाहा को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। कहा गया कि अमित शाह आवास पर नहीं है और उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और फिर बयान आया कि सब ठीक है, हमारा गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी उन 2-3 सीटों पर चल रही है जहां लव कुश समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनमें से एक अहम सीट चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है। लोजपा से सीटों को लेकर जदयू का भी टकराव देखा जा रहा है। गठबंधन में जो सीटें लोजपा के लिए तय की गई थी, उस पर जदयू ने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं तीसरी पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी खुलकर चिराग पासवान पर हमलावर हैं और यहां तक कह दिया है कि वो उनकी सीटों पर अपना भी उम्मीदवार उतारेंगे। अंत में सबसे ज्यादा पेच फंस रहा है जदयू वर्सेस लोजपा रामविलास में। इधर नीतीश कुमार ये तय करके बैठ गए हैं कि वो अपनी परंपरागत और जीती हुई सीटें चिराग के लिए नहीं छोड़ेंगे। आज जदयू की तरफ से 57 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे गए हैं, जिनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो चिराग की पार्टी के खाते में गई थी। तो आज के इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में हम एनडीए गठबंधन के इन्हीं समीकरणों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंत में बात होगी महागठबंधन की, जहां अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर केंद्रित हमारा बुलेटिन इलेक्शन वॉच। 12 अक्टूबर को एनडीए की तरफ से ये ऐलान किया गया कि सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। भाजपा को 101 सीटें और जदयू को भी 101 सीटें मिली। लोजपा रामविलास को 29 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें मिलेंगी। ये फाइनल होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 24 सीटों की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए उन प्रमुख सीटों को टारगेट किया था जहां कोयरी कुर्मी वोटर्स की संख्या बड़ा रोल प्ले करती है। महुआ, दिनारा और सासाराम की सीट पर उन्होंने खासा जोर दिया था। महुआ की सीट चिराग पासवान को चली गई। उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये एक झटका था, क्योंकि वो अपने बेटे दीपक सिंह को इस सीट से उतारने की तैयारी कर रहे थे। उधर दिनारा से भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी से आलोक सिंह इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सीट भी जदयू के खाते में चली गई है। अब जब उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो सवाल उठता है कि उनके तेवर ठंडे पड़ गए या उनकी बातें मान ली गई हैं। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी की सीट पर मना लिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उन्होंने महुआ और दिनारा पर गिव अप कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा से डील करना तो फिर भी काफी आसान रहा है, लेकिन जो घमासान जदयू और लोजपा रामविलास के बीच मचा है, उसका कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है।
सीट बंटवारे के बाद खुद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी दी थी कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और इस बात पर भी सहमति बन गई कि किसके खाते में कौन सी सीटें जाएंगी। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ घंटों तक मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्य तौर पर विजय चौधरी, संजय झा और लल्लन सिंह मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार इस बात से काफी खफा हैं कि उनकी परंपरागत 9 सीटें लोजपा रामविलास के खाते में जा रही हैं। नीतीश कुमार कुल 9 सीटों के बंटवारे से असंतुष्ट हैं, जिनमें से कई उनकी पार्टी जेडीयू की परंपरागत या जीती हुई सीटें रही हैं। ये सीटें हैं सोनबरसा, गायघाट, एकमा, मटिहानी, अलौली, परबत्ता, कुशेश्वर स्थान, चकाई और सबसे महत्वपूर्ण राजगीर की सीट। खबरों की माने तो ये सीटें एलजेपी रामविलास के खाते में जाने की बात कही जा रही है, जिससे जेडीयू को नुकसान होगा। एक तरफ नीतीश भाजपा को इन सीटों पर पुनः विचार करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि उनकी पार्टी ने लोजपा रामविलास के खाते में गई कुछ सीटों पर तो अपनी पार्टी सिंबल पर टिकट भी बांट दिए हैं। ये सीटें हैं सोनबरसा, गायघाट, एकमा और सबसे महत्वपूर्ण राजगीर की सीट। यह नीतीश कुमार के गृह जिले की सीट है। राजगीर के विकास का पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को दिया जाता है। ऐसे में उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है कि यह सीट चिराग पासवान के खाते में जाए। भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या यहां से विधायक हुआ करते थे, मगर 2015 के चुनाव में जदयू और राजद साथ लड़ी तो इस सीट से जदयू के सिंबल पर रवि ज्योति विधायक बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा और जदयू फिर से साथ लड़े तो जदयू ने इस सीट को अपने खाते में रखा और कौशल किशोर यहां से विधायक बने। इसलिए जदयू किसी भी कीमत पर किसी और दल के लिए ये सीट नहीं छोड़ना चाहती। इसी तरह से सोनबरसा की सीट भी जदयू की एक परंपरागत सीट है। 2010 से रमेश सदा यहां विधायक हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीट भी लोजपा के खाते में चली गई। हालांकि जदयू ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने खुद हस्तक्षेप कर रमेश सदा को सोनबरसा से उम्मीदवार बनाया। मोरबा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह, गायघाट से कोमल सिंह और राजगीर से भी सिटिंग विधायक कौशल किशोर को टिकट दिया गया है। हालांकि गायघाट का मामला दिलचस्प रहा, क्योंकि यहां से उम्मीद की जा रही थी कि कोमल सिंह, जो लोजपा रामविलास पार्टी से सांसद वीणा देवी की बेटी हैं, वो इस सीट से लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि उन्हें जदयू ने अपने कोटे से टिकट दे दिया है। लेकिन इसके पीछे भी वजह है। असल में उनकी मां लोजपा रामविलास पार्टी से सांसद हैं और उनके पिता दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू से एमएलसी हैं। टिकट बंटवारे के बाद मचे इस बवाल से एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या नीतीश कुमार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कौन सी सीटें किसके खाते में जा रही हैं। जदयू के एक विश्वस्त सूत्र के अनुसार नीतीश कुमार इस टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा एंगेज नहीं थे। उन्होंने पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जब उन्हें इस बात की खबर मिली कि जदयू के 2 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं और वो सीट चिराग के खाते में चली गई है, तो वो इस बात से खफा हो गए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपनी पारंपरिक सीटें बचाना चाहते हैं। यही राग जीतन राम मांझी ने भी छेड़ रखा है। वो मखदूमपुर और बोधगया की सीट पर चिराग की पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। सीट बंटवारे में ये दोनों सीटें लोजपा के खाते में गई हैं। उपचुनाव में चिराग पासवान पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने पासवान वोट हम की उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं कराया था, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को ये सीट जीतने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। जीतन राम मांझी के तेवर को देखकर लग रहा है कि इन 2 सीटों पर शायद दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है, भले दोनों दल एनडीए में रहते हुए ही चुनाव लड़े। बिहार की राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखने वाले जामिया के रिसर्चर स्कॉलर पंकज कुमार बताते हैं कि इस परिस्थिति पर 1-2 दिन सनसनी खबरें जरूर बनाई जा सकती हैं, लेकिन यह गठबंधन टूटने की संभावना ना के बराबर है। 2020 की तुलना में भाजपा के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। नीतीश कुमार अगर कुछ सीटों पर बिल्कुल अड़ गए हैं तो भाजपा आला कमान चिराग को मनाने की कोशिश करेगी, ना कि नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के दावों में दम है। कोई भी दल अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट कर दूसरे दल के खाते में वो सीट क्यों जाने देगा।
इस सवाल पर कि अगर चिराग पासवान अपनी शर्तों पर अड़ रहे हैं तो क्या वो जदयू की सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 2020 दोहराने की कोशिश करेंगे, इस पर पंकज कहते हैं कि भाजपा को अच्छे से पता है कि छोटे दलों को कैसे हैंडल किया जाता है। भाजपा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने देगी जिससे कि केंद्र में उनकी सरकार पर खतरा मंडराने लगे। चिराग पासवान को या तो और कम सीटों के साथ जाना पड़ सकता है या फिर जदयू कुछ सीटें कुर्बान कर सकती है। अगर नीतीश कुमार खुद कुछ सीटों पर मन बना चुके हैं तो ज्यादा संभावना यही है कि वो जदयू के खाते में ही जाएंगी। मगर इन सबके बीच एक बात तो तय है, वो ये कि एनडीए नहीं टूटेगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। शाम होते होते भाजपा ने 12 नामों की एक और सूची जारी कर दी, यानी भाजपा ने कुल 83 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद कयासों पर विराम लगा और आखिरकार मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिल गया। जनसुराज छोड़कर भाजपा में आए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से पार्टी ने टिकट दिया है। बीते 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर यहां से मुन्ना तिवारी विधायक बनते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर आनंद मिश्रा 47,000 वोट लाए थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी 30,000 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। आनंद मिश्रा ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के कैडर वोट और ब्राह्मण वोट में सेंध लगाई थी, जिसका नतीजा हुआ कि वहां भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई। आनंद मिश्रा की इसी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें बक्सर सीट से उतारा है। मगर अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर एनडीए के दलों का पेच फंस रहा है। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की आखिरी डेट 17 अक्टूबर है और सेकेंड फेज की 20 अक्टूबर। अगले 5 दिनों में फंसी हुई सीटों पर नॉमिनेशन ये भी स्पष्ट कर देगा कि बिहार विधानसभा चुनाव किस ओर करवट लेगा, क्योंकि अगर एनडीए की तरफ से एक सीट पर 2 पार्टियों के उम्मीदवार उतारे गए तो इसका इंपैक्ट बाकी सभी सीटों के वोट ट्रांसफर में भी दिखेगा। हालांकि एक खबर चिराग खेमे से भी आई है और उन्होंने अपनी पार्टी से 14 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है, मगर इनमें उन सीटों का नाम नहीं है जिसके कारण एनडीए के बाकी दलों से उनका विवाद चल रहा है। यानी अभी भी उम्मीद है कि इस स्थिति को भाजपा मैनेज कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग पर सिर्फ एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक इस गठबंधन की तरफ से ये तक फाइनल नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में फिलहाल सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस लगातार 70 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी उसे 52 से 55 सीटें ही देने के मूड में है और खुद 134-35 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ भाकपा माले का पेच भी अटका पड़ा है, क्योंकि पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए वो भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। भाकपा माले ने तो अकेले चुनाव लड़ने की धमकी भी दे दी है। रही बात वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की, तो वो पहले 60 सीटें और डिप्टी सीएम के पद की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब वो 20 सीटों पर आ गए हैं। लेकिन आरजेडी फिलहाल इतनी सीटें देने के मूड में भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिन सीटों पर कोई पेच नहीं फंसा है वहां महागठबंधन के दल अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का ऐलान कब होता है और इस ऐलान के बाद क्या क्या होता है वो हम बताएंगे इलेक्शन वॉच के अगले एपिसोड में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इलेक्शन वॉच का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।